पूछ सकते हो, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस में डाउट है। पोटेंशियल डिफरेंस ना, चलिए ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा हम रिपीट कर देते हैं, हालांकि हम लोग का लास्ट टॉपिक भी यही था, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे, एक हम सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट हम बना रहे हैं, ध्यान देना। यहाँ पे हम शो क्या किए हैं, एक बैटरी है, ठीक है। तो बैटरी में क्या करते हैं हम लोग, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो हम इस तरह से सिंबल दे देते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और करंट का डायरेक्शन हम लोग किधर दिखाते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, कन्वेंशनल करंट जिसको बोलते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट का डायरेक्शन है ना। ये बल्ब का सिंबल है, की या स्विच, जहां पे इस तरह का यदि डॉट दे दिया है मतलब स्विच ऑन है। जब स्विच ऑन है, सर्किट एक कंप्लीट है, एक क्लोज्ड कंटीन्यूअस पाथ है, इसका मतलब क्या है, करंट फ्लो कर सकता है या इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकता है। अच्छा देखो, हम लास्ट क्लास में जैसे डिस्कस किए हुए थे कि कभी भी कोई इलेक्ट्रिक सर्किट में जो वायर लेते हैं हम लोग, वो मेटल का होता है, जो कंडक्टर है वो मेटल का होता है। इसलिए क्योंकि मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या, कि कोई भी यदि मेटल है, हम एग्जांपल लिए थे एल्युमिनियम वायर है, कि एल्युमिनियम वायर यदि है, तो एल्युमिनियम का हर एक एटॉम, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, तो हम बोलेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 283, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जिस कारण से एल्युमिनियम 3+ आयन बना लेता है ना। एक कैटायन बनाता है जिसमें 3+ आयन होता है। और जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, तो यही लूज किया हुआ इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जाना जाता है। और यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे एटॉम्स हैं वायर में, तो एक एटॉम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, इस तरह से बहुत इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल चार्ज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन जिसमें चार्ज होता है, यही क्या करता है, सर्किट में फ्लो करता है। अब बात ये आ जाती है कि वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है टू मूव, तो इलेक्ट्रॉन को मूव कौन कराता है, इलेक्ट्रॉन को मूव कौन कराता है। तो बताए हुए थे, एक टर्म हम बताए हुए थे ईएमएफ, है ईएमएफ, जहां पे ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या बताए हुए थे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करने वाला फोर्स, इलेक्ट्रॉन को पुश करने वाला फोर्स, इलेक्ट्रॉन को वो मूव कराता है, कौन, ईएमएफ। और ये ईएमएफ उसको मिलता कहां से है, वो कहां से गेन करता है ईएमएफ, तो ईएमएफ गेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का, बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी से वही रेस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए, ठीक है। तो अब बात आ जाती है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ध्यान देना, बैटरी में एक एनर्जी का डिफरेंस मेंटेन किया जाता है, या पोटेंशियल, ये भी बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग हाई पोटेंशियल बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को लो पोटेंशियल बोलते हैं। मान लो कि पॉजिटिव टर्मिनल में एनर्जी है 20 वोल्ट, पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल 20 वोल्ट, नेगेटिव टर्मिनल का है 11 वोल्ट, मतलब डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 20 - 11 मतलब 9 वोल्ट का। और यही जो पोटेंशियल, दो पॉइंट के बीच क्या पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, याद करना, एक फार्मूला भी इसका बताया देते हैं, VAB = VA - VB, मतलब दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट का पोटेंशियल माइनस सेकंड पॉइंट का पोटेंशियल करेंगे, तो यहाँ पे आ रहा है 9 वोल्ट, मतलब बैटरी जो है वो कितना वोल्ट का है, 9 वोल्ट का है। जो मार्केट में आप देखते हो छोटा सा बैटरी एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के लिए आप यूज करते हैं, 9 वोल्ट का बैटरी, ठीक है। मतलब 9 वोल्ट का जब
आप बोलते हो कि बैटरी है, इसका मतलब बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, एनर्जी का डिफरेंस कितना है, 9 वोल्ट। ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है देखोगे तो हम डिफाइन किए हुए थे कि कोई एक पॉइंट से, मान लो कि पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज को कैरी करने के लिए या मूव करने के लिए जितना वर्क डन होता है या जितना एनर्जी यूटिलाइज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। डेफिनेशन हम लिखाए हुए थे, क्या लिखाए हुए थे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब 1 कूलम चार्ज को प्लस 1 कूलम चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं और जितना वर्क डन किया जाता है, जितना उस पे वर्क डन में जितना एनर्जी यूटिलाइज हुआ उसी अमाउंट ऑफ वर्क डन को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब यदि हम बोलेंगे कि 5 कूलम का चार्ज को हम मूव करा रहे हैं, या फिर बैटरी में भी ऐसा है कि 5 कूलम के चार्ज को मूव कराया जा रहा है, और यदि हम बोलेंगे कि 100 जूल वर्क हुआ, कितना, 100 जूल वर्क हुआ, तो हम यहाँ पे हम बोलेंगे कि 1 कूलम पे कितना वर्क हो रहा है, तो हम लोग सीधे बोलेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क मतलब क्या, 100 जूल टोटल वर्क बाय टोटल चार्ज। तो यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 20 जूल पर कूलम, इसी को हम लोग बोलेंगे 20 वोल्ट। मतलब याद करना, V इक्वल टू बोलेंगे क्या, W बाय Q। V इक्वल टू W बाय Q मतलब वर्क डन बाय चार्ज। जब हम लोग इस तरह का कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास टोटल वर्क डन बाय टोटल चार्ज जब हम लोग करते हैं तो क्या होता है, 1 कूलम चार्ज पे कितना वर्क डन हुआ है वो फाइंड हो जाता है। तो हमारे पास पता चला कि 1 कूलम चार्ज पे कितना वर्क डन हो रहा है, 20 जूल का, जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम लोग वोल्ट लेते हैं, इसका SI यूनिट। तो आपके पास आ रहा है 20 वोल्ट, मतलब ये दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 20 वोल्ट। ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का आपके पास दो तरीका है। एक कंडीशन ऐसा दे सकता है कि एक पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है, दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है, इस तरह का कंडीशन यदि रहेगा तो हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो हम बोलेंगे पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ सेकंड, मतलब हायर माइनस लोअर करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। और क्वेश्चन ऐसा भी दिया जा सकता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कुछ चार्ज 5 कूलम चार्ज को मूव कराया गया, इतना वर्क डन हुआ, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू टोटल वर्क डन बाय टोटल चार्ज, जहां से जो वैल्यू आएगा वही क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। और देखोगे पोटेंशियल डिफरेंस जब मेंटेन रहता है, बैटरी में जब पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है, इसका मतलब क्या, पॉजिटिव टर्मिनल में हाई पोटेंशियल है और नेगेटिव टर्मिनल में क्या है, लो पोटेंशियल, मतलब इसके पास एनर्जी ज्यादा है, पॉजिटिव टर्मिनल में एनर्जी ज्यादा है, तो ये कैपेबल है कि यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी ओर ड्रॉ करता है, अपनी ओर खींचता है। एनर्जी जब ज्यादा है तो ये कैपेसिटी ज्यादा रखता है इसको मूव कराने के लिए, तो इसलिए क्या करता है, जब ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसके पास एनर्जी ज्यादा है, इसके पास एनर्जी कम है, तो नेगेटिव टर्मिनल से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जो कि ज्यादा एनर्जी रखता है। तो यहाँ पे क्यों खींच पा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल से सिर्फ इसलिए क्योंकि ये हाई पोटेंशियल रख रहा है, ये लो पोटेंशियल रख रहा है, मतलब हाई और लो का जब भी बात हो रहा है मतलब देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस, और यही जब तक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है मतलब इलेक्ट्रॉन मूव होगा, इलेक्ट्रॉन को फोर्स मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करने वाला फोर्स मिल रहा है, इसलिए बोल रहे हैं क्या कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो कौन मेंटेन करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही क्या करता है, ईएमएफ प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ तक ये हम बताए हुए थे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और कोई दिक्कत है इसमें, क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, तो हाँ जी बोलो सर। पॉजिटिव चार्ज में सर हाई एनर्जी क्यों होता है सर? पॉजिटिव टर्मिनल में, हाँ सर, हाई एनर्जी क्यों होता है? नहीं पॉजिटिव टर्मिनल में भी हाई एनर्जी रखा ही जाता है,
रीजन देखोगे, अभी हम क्या बोले कि पॉजिटिव टर्मिनल में कभी भी कोई बैटरी यदि है तो उसमें क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन के ही थ्रू क्या होता है, वहां पे एनर्जी एनर्जी बोल सकते हो कि रिलीज होता है, या एनर्जी वहां पे स्टोर हो रहा होता है। तो जल्दी ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ड्रॉ कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रॉन को वो ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका एनर्जी तो कम होगा। और जब एनर्जी 20 वोल्ट से, जो एग्जांपल हम लिए हैं 20 वोल्ट और 11 वोल्ट का, 20 वोल्ट से उसका एनर्जी कम होते होते, बाय द वे इसका एनर्जी कम होते होते 11 वोल्ट हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है, नेगेटिव टर्मिनल में भी 11 वोल्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल में भी 11 वोल्ट है, मतलब पोटेंशियल में डिफरेंस कितने का, जीरो। जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो हम लोग बोलते हैं बैटरी डिस्चार्ज हो गई, और इसलिए क्या करते हैं, उसको चार्ज करते हैं, ठीक है। चार्ज करने वाला जैसे रहता है, सेकेंडरी बैटरी रहता है, तो उसको क्या करते हैं, चार्ज में लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यदि इलेक्ट्रॉन्स को ये ड्रॉ कर पा रहा है तो यहाँ पे किस कारण से ड्रॉ कर पाता है, क्योंकि यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है, एक में ज्यादा एनर्जी और एक में क्या है, कम एनर्जी। यदि एक टर्मिनल में यदि ज्यादा एनर्जी नहीं रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ नहीं कर पाएगा, इसलिए क्या किया जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल में हाई पोटेंशियल, दैट इज वहां पे ज्यादा एनर्जी स्टोर कराया जाता है, ठीक है। इसी रीजन से पॉजिटिव टर्मिनल में ज्यादा एनर्जी होता है, लेकिन हाई पोटेंशियल होता है, ठीक है, क्लियर। यस सर। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं रेसिस्टेंस, ठीक है। तो पिछले क्लास में जो हम डिस्कस किए हुए थे कि कोई भी यदि मेटल है तो उसके पास मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो रेसिस्टेंस क्यों होता है कोई भी वायर में, इसका आंसर हमको यहीं से मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं रेसिस्टेंस, ठीक है। ये पूरा हम इरेज करते हैं, ये तो दिखा भी दिया पिछले क्लास में, देखो देखो रेसिस्टेंस, ध्यान देना। रेसिस्टेंस, इसका लिटरल मीनिंग क्या आ रहा है, रेसिस्टेंस का मतलब क्या, अपोजिशन, बस इसका डेफिनेशन भी यही है। जब भी कोई इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होना मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, या चार्ज, इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है, चार्ज मूव करता है, तो उसमें एक अपोजिशन भी होता है, एक अपोजिशन भी क्रिएट होता है, उसी अपोजिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस, ठीक है। तो हम लोग डिफाइन इस तरह से करते हैं, द अपोजिशनल प्रॉपर्टी ऑफ द वायर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, इट इज नोन एज रेसिस्टेंस। मतलब रेसिस्टेंस क्या है, वायर का या कंडक्टर का अपोजिशनल प्रॉपर्टी है, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन या चार्ज जो मूव कर रहा होता है उसमें क्या होता है, एक अपोजिशन क्रिएट होता है, और इसी अपोजिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यही अपोजिशन रेसिस्टेंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और रेसिस्टेंस, इसका एसआई यूनिट है ओम, ठीक है, एसआई यूनिट ओम है, एक साइंटिस्ट के ऑनर पे रखा गया है, आगे चल के हम लोग ओम्स लॉ भी पढ़ेंगे। और चूंकि ये प्रॉपर्टी है एक तरह का, तो स्केलर क्वांटिटी ही बोलेंगे इसको, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन हम लिख देते हैं, द अपोजिशनल property of the wire by virtue of which it opposes the flow of current to it. It is known as resistance. Resistance.
ध्यान देना रेजिस्टेंस को हम लोग कैपिटल आर, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, इज यूनिट इज ओम। ठीक, ओम लिखते हैं और ठीक है, ओम का सिंबल है, मतलब जो है 100 ओम वगैरह वगैरह। ये तो समझ गए होंगे कि रेजिस्टेंस का अपोजिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्यों क्रिएट, तो देखो यदि हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल में एक सेल या बैटरी है, तो यहाँ पे वायर को ही थोड़ा हम ब्रॉड करके दिखाए हुए हैं, ठीक है, समझाने के लिए। अच्छा देखोगे, अभी हम डिस्कस किए कि एल्युमिनियम, यदि एल्युमिनियम का ही एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से समझा जा सकता है। इसलिए एल्युमिनियम का सपोज वायर, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 283। मतलब एल्युमिनियम का एटॉम क्या करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो क्या होगा कि जहां पे एल्युमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन था और 13 प्रोटॉन था, जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो वो क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएगा और प्रोटॉन तो उतना ही है। ठीक है, तो ओवरऑल 10 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज को 10 प्रोटॉन तो कैंसिल करता है, लेकिन 3 प्रोटॉन का चार्ज अभी भी उसके पास रहेगा। तो इसलिए क्या है, जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है 3 इलेक्ट्रॉन तो उसमें पॉजिटिव चार्ज 3+ चार्ज डेवलप होता है। तो आप खुद समझ सकते हो, कोई भी एल्युमिनियम के अलावा कोई भी यदि मेटल होगा तो वो पॉजिटिव चार्ज बनाए। सोडियम है तो Na+ बनाता है, मैग्नीशियम है Mg2+ बनाता है ना? तो इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज बनाता है। अब क्या है, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है वायर में, कंडक्टर या सर्किट में, तो क्या होता है, वो कोलाइड करता है, टकराता है। किससे टकराता है, कैटायन से। पॉजिटिव आयन को कैटायन बोलते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है तो वो क्या होता है, कैटायन से टकराता है। अब वही कोई भी, यदि आपकी फील्ड में दौड़ रहे हो, आप दौड़ रहे हो और किसी से यदि टकरा गए तो क्या होगा, आपका स्पीड क्या होगा, कम होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन्स के मोशन में कॉलिजन के कारण, कैटायन से टकराने के कारण क्या होता है, उसका स्पीड या वेलोसिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो उसका जो वेलोसिटी कम हो रहा है उस कारण से क्या होगा, 1 सेकंड में जितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना चाहिए, मान लो कि ज्यादा ही स्पीड रहता है तो क्या होता है, 1 सेकंड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है। स्पीड जब कम हो जा रहा है तो 1 सेकंड में कोई भी वायर का जो क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन मतलब ये पार्ट, सर्कुलर पार्ट, वायर के क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में जितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना चाहिए, जब स्पीड कम हो गया तो वहां पे क्या होगा, क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रॉन्स का नंबर्स क्या होगा, कम होगा। मतलब करंट का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो कर रहा है वो यदि कम हो रहा है मतलब चार्ज कम हो रहा है, मतलब करंट का अमाउंट कम हो रहा है। तो करंट का अमाउंट जब कम हो जा रहा है, जो सर्किट में फ्लो कर रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक अपोजिशन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। रीजन क्या दिए कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स कैटायन से टकराता है। और साथ ही साथ ये भी होगा, ध्यान देना कि मान लो कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है आगे की ओर, कैटायंस जो पीछे, जो कैटायन छूट जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है। कैटायन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ जो है तो कैटायन जो पीछे रह गया तो वो क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। उस कारण से क्या होगा, उस कारण से भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यही रीजन है। whenever electrons flow through the circuit, electrons
collide with the cations as well as they get attracted by the cations, due to which the velocity of the electrons get decreased. इस कारण से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है. इट मींस इट क्रिएट्स ऑपोजिशन. ठीक है, तो यही है रेसिस्टेंस और रेसिस्टेंस का रीजन जो अभी हम बता रहे हैं. क्लियर है ये? कोई दिक्कत रेसिस्टेंस में? नो सर. इनको कुछ पूछो. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इससे आगे. ठीक है, देखोगे रेसिस्टेंस, कोई भी सर्किट है तो सर्किट में रेसिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है. तो रेसिस्टेंस 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है. ठीक है, डायरेक्टली ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता भी है. ऑन विच फैक्टर्स डज रेसिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड. ठीक है, ऑन विच फैक्टर्स डज द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड. मतलब कोई भी वायर यदि है तो वायर का रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. तो रेसिस्टेंस जो है वो 4 चीजों पे डिपेंड करता है. ठीक है, चलो वो हम लिखते हैं, नोट्स के भी तौर पर लिख रहे हैं और एक एक करके हम समझा रहे हैं. देखो आप खुद एक क्वेश्चन बना सकते हो, यहाँ पे बस हम पॉइंट के तौर पर लिख देते हैं फैक्टर्स, नोट के तौर पर फैक्टर्स ऑन विच resistance of the wire depends. First point, length of the wire या length of the conductor. Length of the conductor. Second है area of cross section. Area of cross section of the wire. Third point है temperature of the wire. And the last of the wire. देखो समझो, 4 फैक्टर है, चारों फैक्टर को हम लोग समझते हैं. ठीक है, ध्यान देना. यदि एक सर्किट हम बना रहे हैं, एक रफ डायग्राम बनाते हैं. यदि हम बोलेंगे कि कोई एक सर्किट है, इसमें जो वायर हम यूज किए हुए हैं, इसमें सर्किट यदि कंप्लीट है, चलो स्विच ऑन है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा. अब देखो इलेक्ट्रॉन्स जब मूव कर रहा है तो वो कोलाइड करता है, किससे कोलाइड करता है, कैटायन से. कैटायन से कोलाइड करता है. वो कहां पे होता है, क्रॉस सेक्शन या फिर बोल सकते हो वायर में. अब खुद देखो कि हर जगह पे, हर एक पार्ट पे, हर एक पोजीशन पे क्या है कि कैटायन है. पूरे वायर पे थ्रू आउट द सर्किट हर जगह पे कैटायन है. तो आप लोग समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो जितना लंबा वायर होगा उतना ज्यादा कैटायन के साथ क्या होगा, वो कोलाइड करेगा या इनकाउंटर हो रहा है उसका. इलेक्ट्रॉन्स का इनकाउंटर किसके साथ हो रहा है, कैटायन के साथ हो रहा है. मतलब जितना लंबा वायर यूज किया जाएगा उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलिजन क्या होगा, बढ़ेगा. जब नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ेगा, जितना बार वो टकराएगा उतना क्या होगा, उसका स्पीड कंपैरेटिवली कम होगा. तो हम लोग बोल सकते हैं कि लेंथ, यदि वायर का लेंथ जब भी ज्यादा है तो वहां पे रेसिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा. पहला फैक्टर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मतलब वायर का लेंथ यदि ज्यादा है तो वायर में रेसिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा. मतलब हम ये बोल सकते हैं रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, कि लेंथ ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा. इसलिए आप इसको लिख सकते हो क्या, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर. ठीक है, चलो इसको हम मिटाएंगे तो फिर से इसको लिख देंगे. अभी मिटा रहे हैं.
रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट समझ गया ना? ठीक है, हम चारों पॉइंट समझाते हैं, फिर यदि कोई दिक्कत हो तो फिर से रिपीट कर लेना, पूछ लेना। सेकंड पॉइंट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या? इसको हम लोग, कोई यदि वायर है सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ये जो आप पॉइंट देख रहे हो ये सर्कुलर है, तो ये जो सर्कुलर पार्ट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यदि हम कम रख रहे हैं और एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा रख रहे हैं, थिक वायर ले रहे हैं, मतलब एक केस में क्या करते हैं, रेड मार्कर का जो हम यूज करते हैं, एक केस में क्या करते हैं, पतला वायर ले रहे हैं, और एक केस में क्या कर रहे हैं, कंपैरेटिवली मोटा वायर ले रहे हैं। तो आप बोल सकते हो कि इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कम है। यहाँ पे बोलेंगे कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, यहाँ पे ज्यादा है। तो ध्यान देना, फैक्टर ये है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यदि ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। मतलब रेसिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, उल्टा रिलेशन रखता है। क्यों है ऐसा, चलो रीजन जानते हैं। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन्स मान लो कि मूव कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स मान लो कि कितना इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा, ध्यान देना, कोई यदि वायर है तो यदि मोटा वायर ले रहे हैं, आप तो समझो, जब मोटा वायर ले रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होगा, कैटायंस भी ज्यादा होगा, लेकिन क्या सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है? नहीं। कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, वो डिपेंड करता है बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस पे। ठीक है, तो यदि हम ये कंडीशन बोल रहे हैं कि हम सेम पोटेंशियल डिफरेंस का बैटरी जो है दो अलग अलग सर्किट में लगाए हुए हैं, एक में पतला वायर लगाए हुए हैं और एक में मोटा वायर लगाया है। जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो करंट भी सेम होगा, करंट का अमाउंट भी क्या होगा, सेम होगा। मान लो कि 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो 2 एम्पियर करंट यहाँ पे भी फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर करंट जो थिक वायर है उसमें भी फ्लो कर रहा है। तो जब 2 एम्पियर करंट दोनों में फ्लो कर रहा है सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, तो आप समझ सकते हो, मान लो यहाँ पे यदि 100 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है क्रॉस सेक्शन के थ्रू हर एक सेकंड, समझाने के लिए ले रहे हैं ये डाटा, हालांकि एक सेकंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। तो एक छोटा सा डाटा हम लेते हैं, मान लो कि 100 इलेक्ट्रॉन्स मान लो थीन वायर में, पतला वायर में यदि फ्लो कर रहा है एक सेकंड में, यहाँ से क्रॉस सेक्शन के थ्रू निकल रहा है, तो मोटी वायर में भी क्या होगा, एक सेकंड में 100 इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर रहा है या यहाँ से इजेक्ट कर रहे हैं, निकल रहे हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 100 इलेक्ट्रॉन्स के लिए यहाँ पे अवेलेबल एरिया क्या है, कम है। जब एरिया कम होगा तो क्या होगा, धक्का मुक्की ज्यादा होगा। आप खुद सोचो कि छोटा सा रूम में मान लो कि 10 स्टूडेंट हो, अब इधर उधर मूव कर रहे हो, चल फिर रहे हो, तो क्या होगा, यहाँ पे धक्का मुक्की ज्यादा होगा। और वही 10 स्टूडेंट यदि बड़ा सा एक हॉल है, बहुत बड़ा सा हॉल है, वहां पे यदि आप मूव कर रहे हो तो वहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलिजन क्या होगा, कम होगा। मतलब सेम करंट के लिए यहाँ पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलिजन, जब पतला वायर है नंबर ऑफ कॉलिजन ज्यादा होगा, और मोटा वायर है तो क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलिजन कम होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं जो थिक वायर होगा उसमें नंबर ऑफ कॉलिजन कम होगा, और नंबर ऑफ कॉलिजन जब कम हो रहा है इसका मतलब क्या है, उसमें अपोजिशन कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का स्पीड जो है डिक्रीज तो कर रहा है, अपोजिशन तो होगा ही, लेकिन इसके कंपैरिजन में यहाँ पे अपोजिशन कम है। तो पतला वायर में रेसिस्टेंस ज्यादा होता है और मोटा वायर में क्या है, रेसिस्टेंस कम होता है। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट में ही दिक्कत हो सकता है, यदि किसी को दिक्कत हो समझने में तो आप बोल सकते हो। फर्स्ट पॉइंट तो आप हमको लग रहा है अच्छे से समझ गए होंगे, तो आप पूछ सकते हो। किसी को यदि डाउट है फर्स्ट और सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट बोले लेंथ ज्यादा होगा वायर का, रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। सेकंड पॉइंट बोले एरिया या थिकनेस, वायर का थिकनेस ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा। ठीक है, जिनको पूछने का है आप पूछो, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
फिर से बता दीजिए ना। कौन सा? फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट। यस सर। फर्स्ट पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या बताया? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। आप खुद सोचो, जैसे इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है, टकराता है। किससे टकराता है? कैटायन से। जैसे बोले थे कि वायर में क्या होता है? पॉजिटिव आयन होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो वो पॉजिटिव आयन कैटायन से टकराता है। तो आप खुद सोचो, जब लंबा वायर होगा तो हर जगह पे कैटायन, तो जितना लंबा वायर होगा उतना ज्यादा उतना बार वो टकराएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ना, लेंथ जब ज्यादा होगा तो कोलाइड भी वो ज्यादा बार करेगा, और कोलाइड जितना ज्यादा बार करेगा तो उसका स्पीड और कम हो जाएगा। मतलब स्पीड कम होना मतलब क्या है? रेसिस्टेंस ज्यादा हो रहा है। ठीक है, स्पीड कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव अच्छे से नहीं कर पा रहा है। ठीक है, मतलब अपोजिशन, रेसिस्टेंस ज्यादा क्रिएट हो रहा है ना। तो वही पहला पॉइंट बताए हुए थे कि लेंथ यदि कंडक्टर का ज्यादा हो रहा है, दो केस लेते हैं, एक छोटा वायर और एक बड़ा वायर। तो लंबा वायर में क्या है? रेसिस्टेंस ज्यादा हो। आप ये ऑब्जर्व किए होंगे, फर्स्ट पॉइंट के लिए हम बात कर रहे हैं, ये ऑब्जर्व किए होंगे कि यदि आप क्या करते हो, जो आप लैंप पोस्ट, जो जहां से आप वायर खींच के आप घर में कनेक्शन लेते हो, लाइन जोड़ते हो, तो यदि आप काफी दूर से यदि कनेक्शन ला रहे हो और काफी दूर से कनेक्शन ला के यदि एक ही बल्ब यदि जलाते हो, आप पाओगे वोल्टेज कम हो जाता है। ठीक है, और यदि आप कनेक्शन क्या करते हो, एक छोटा सा वायर से यदि कनेक्शन लेते हो, आप पाओगे कंपैरेटिवली वोल्टेज ज्यादा होता है। लंबा वायर जब होता है तो क्या होता है, वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इतना टकराता है कैटायन के साथ कि क्या होता है, ऑपोजिशन ज्यादा होता है। मतलब वहां पे आप पाते हो कि करंट का अमाउंट क्या होता है, कम होता है। क्लियर है? ठीक है, यस सर। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट तो जान गए। थर्ड पॉइंट समझो। थर्ड पॉइंट क्या है? टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ द वायर। देखो कि आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि है, यदि मेटल एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक मेटल है, मान लो या 20 डिग्री सेंटीग्रेड में है। आपको पता है, आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सब्सटेंस है, उसका पार्टिकल्स हमेशा रैंडम मोशन। ठीक है, तो जब हम लोग क्या करते हैं, यदि हम इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने से क्या होता है, उसका स्पीड, पार्टिकल्स का स्पीड या वेलोसिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, कि जितना भी हीट एनर्जी दे रहा है, वही हीट एनर्जी क्या करता है, पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है। तो जब यदि वायर, एक केस लिए मान लो कि दो सर्किट लिए हुए हैं, एक में टेम्परेचर कम रखे हुए हैं और एक में टेम्परेचर ज्यादा रखे हुए हैं, तो आप क्या पाओगे कि यदि टेम्परेचर यदि ज्यादा है तो वहां पे पार्टिकल्स, जो पार्टिकल है, पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब कैटायंस जो है वो ज्यादा मूव कर रहा है। जो कैटायन होगा वायर में, टेम्परेचर यदि बढ़ाएंगे तो कैटायंस क्या होगा, ज्यादा मूव करेगा। और जब ज्यादा मूव करेगा, रैंडम मोशन में होता है हमेशा, ब्राउनियन मोशन में होता है, तो ज्यादा जब मूव करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन से भी क्या होगा, ज्यादा बार टकराएगा। और जब इलेक्ट्रॉन से ज्यादा बार टकरा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं, वायर का जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स का मोशन बढ़ जाता है, जिससे वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा बार टकराता है। और इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा बार कोलाइड करेगा, स्पीड उतना कम होगा। और स्पीड का कम होना मतलब करंट कम होना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर जब बढ़ा रहे हैं तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ रहा है। नंबर ऑफ कॉलिजन का बढ़ना मतलब क्या, अपोजिशन बढ़ना। अपोजिशन मतलब रेसिस्टेंस बढ़ना। ठीक है, क्लियर है ये टेम्परेचर, ये टर्म समझे? सर। हाँ बोलो। सर चार्ज सर फ्लो से कहाँ से होता है सर, एटम से या फिर सर सेल से? सर चार्ज सर फ्लो एटम से होता है कि सेल से सर? सेल नहीं, देखो ध्यान देना, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे वायर में है ना, पूरे वायर में है, उसको मूव कराता है, मूव
कौन कराता है? तो सेल या बैटरी करता है। ठीक है, कौन मूव करता है? सेल या बैटरी। और कहां से? ये जो कनेक्शन है या फिर बोल सकते हो ये जो पूरा मूवमेंट है, वो मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से कहां को होता है? तो वो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, है ना। तो यहाँ पे आप बोलोगे तो वायर में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, कहां से कहां मूव कर रहा है? तो बोलेंगे नेगेटिव। यहाँ पे तो एटम तो एक पर्टिकुलर जगह पे थोड़ा है, तो पूरे वायर, पूरा वायर में क्या है? एटम, वायर ही बना हुआ है, किससे? एटम से बना हुआ है ना। ठीक है, तो यस सर। टेम्परेचर, ये फैक्टर समझ गया ना कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा बार टकराता है, और इलेक्ट्रॉन्स जब ज्यादा बार टकरा रहा है मतलब रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो तीन फैक्टर अभी हम बताए कि रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सेकंड बताया क्या? रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। प्रोपोर्शन का सिंबल दिए हैं 1/a लिखे, इनवर्स प्रोपोर्शन को हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं। और फिर टेम्परेचर जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ध्यान देना, टेम्परेचर यदि खास तौर पर हम लोग बोले कि टेम्परेचर हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव होता है या करंट फ्लो होता है तो हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते या घटाते नहीं, ये कंडीशन हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, और फोर्थ जो है, फोर्थ मटेरियल, मटेरियल ऑफ द वायर। तो देखोगे ये एक्सपेरिमेंट जब किया गया, मान लो कि एक सर्किट लिए, ठीक है, सर्किट में मान लो कि 9 वोल्ट का बैटरी लगाया, ठीक है, और एक सर्किट में हम सिल्वर वायर यूज किए, एक दूसरा सर्किट पूरा, मतलब फर्स्ट सर्किट में जिस तरह का एक्सटर्नल फैक्टर था, मतलब लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, थिकनेस ऑफ द सिल्वर वायर, टेम्परेचर, ये सारा जैसा था, सेकंड केस में भी वैसा ही रखे, लेकिन सिल्वर वायर के जगह पे क्या करते हैं, मान लो कि कॉपर वायर ले, थर्ड केस में एल्युमिनियम वायर ले, आगे भी और भी ले सकते हैं, मान लो कि आयरन का ले। तो ये पाया गया कि हम सेम बैटरी यूज किए हैं, वायर का लेंथ, थिकनेस, टेम्परेचर सेम यूज किए हैं, ये पाया गया कि एक में मान लो कि करंट ज्यादा है, दूसरे में कंपैरेटिवली कम है, तीसरे में और कम है, मतलब करंट वेरी कर रहा है। तो आप खुद समझो, करंट मान लो कि कम कब होता है? जब रेसिस्टेंस ज्यादा हो, अपोजिशन ज्यादा हो। पाया गया कि सबसे ज्यादा करंट कहां पे फ्लो कर रहा है? सिल्वर वायर में। उसके बाद थोड़ा सा ही, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस है, लेकिन हाँ थोड़ा सा करंट में कमी आया, कहां पे? कॉपर वायर में। और करंट में कमी आया कहां पे? एल्युमिनियम वायर। मतलब मटेरियल यदि हम लोग चेंज करते हैं तो यहाँ पे क्या पा रहे हैं कि करंट वेरी कर रहा है। करंट किस कारण से वेरी करता है? सिर्फ रेसिस्टेंस के कारण। मतलब कंफर्म है कि सिल्वर वायर में क्या होगा? रेसिस्टेंस सबसे कम होगा, करंट सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, कॉपर वायर में क्या था कि कॉपर वायर में रेसिस्टेंस ज्यादा था, सिल्वर के कंपैरिजन। तो यहाँ पे जो रेसिस्टेंस डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसके कारण से देखने को मिल रहा है? मटेरियल के कारण। मतलब सिल्वर का यदि हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह का डिस्कस करें, कॉपर का एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह या कॉन्फ़िगरेशन का डिस्कशन करें तो बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप खुद समझ सकते हो, आगे आप पढ़ोगे भी या 9th क्लास में भी पढ़े हुए कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है अलग है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट्स अलग है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये सब अलग है। तो इस कारण से क्या है, मटेरियल जब चेंज करते हैं तो रेसिस्टेंस भी क्या होता है? वेरी करता है। ठीक है, तो एक फैक्टर ये भी है कि मटेरियल यदि चेंज होगा तो वायर का रेसिस्टेंस भी क्या होगा? चेंज होगा। मतलब यहाँ जो बोल रहे हैं कि मटेरियल का चेंज होना, तो मटेरियल को चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब मटेरियल में कोई भी सिल्वर वायर यदि ले लिया, उसमें जो मटेरियल है, कॉपर वायर यदि लिए तो उसका जो एटॉम स्ट्रक्चर या मटेरियल है, तो ये दोनों में कुछ डिफरेंसेस है। तो इसी को क्या किया गया है? इंटरनल प्रॉपर्टी बोला गया कि उसमें कुछ इंटरनल प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस है,
उस कारण से क्या होता है, रेसिस्टेंस डिफर करता है। और उसी इंटरनल प्रॉपर्टी को बोला गया रेसिस्टिविटी, कि एक वायर का रेसिस्टिविटी इंटरनल प्रॉपर्टी दूसरे से क्या है, अलग है। ठीक है, तो जिस कारण से क्या होता है कि एक में रेसिस्टेंस मान लो कि कम है, दूसरे में क्या है, ज्यादा है। जैसे सिल्वर में सबसे कम होता है, रेसिस्टेंस सबसे कम होता है, इसलिए उसको बेस्ट कंडक्टर बोलते हैं। सिल्वर वायर का यदि हम लोग यूज करें वायरिंग में तो सबसे बढ़िया होता है, लेकिन महंगा काफी होता है तो यूज नहीं कर सकते, नहीं कर पाते, इसलिए कॉपर वायर यूज करते हैं। कॉपर वायर भी मान लो कि बहुत ज्यादा जब यूज करना हो, जैसे मान लो कि ट्रांसमिशन वायर के रूप में जो लैंप पोस्ट में देखते हो, तो कॉपर वायर यूज करेंगे तो दिक्कत है, वो भी बहुत महंगा पड़ जाएगा इतना ज्यादा दूर ले जाने के, इसलिए उससे सस्ता वायर यूज करते हैं क्या, एल्युमिनियम। ठीक है, तो ये है फोर्थ फैक्टर हम क्या बताए, मटेरियल ऑफ द वायर। ठीक है, तो मटेरियल यदि चेंज होगा तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स थे और रेसिस्टेंस का ये पूरा थ्योरी था। ठीक है, और कोई दिक्कत इसमें देख लो। बस सेकंड वाला रिपीट कर दिए ना, हाँ, सेकंड वाला। सेकंड ये बोल रहे थे कि यदि वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब क्या, ये पोर्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यदि ज्यादा होगा मतलब थिकनेस ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ये बता रहे थे कि रेसिस्टेंस जो है फैक्टर किन किन चीजों पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, तो सेकंड पॉइंट को बोले थे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यदि एक में कम है और एक में ज्यादा है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसमें ज्यादा होगा उसमें रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ये फैक्टर। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये। यस सर। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेने का है, ले लो पूरा नोट्स, ये लिखोगे आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इरेज करने वाले हैं। ले लिया? यस सर, ले लिए। ठीक, बैटरी में इलेक्ट्रॉन होता है सर? क्या बोल रहे हैं? बैटरी में एक इलेक्ट्रॉन होता है, बैटरी का देखो ध्यान देना, टर्मिनल में होता है इलेक्ट्रॉन। देखो कोई भी चीज यदि है, ध्यान देना, दुनिया का कोई भी सब्सटेंस यदि आप उठाओगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन तो है ही। क्यों? बैटरी के अंदर में सर। हाँ, सुन तो लो, इसका आंसर आपके पास खुद है। समझो, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि है तो ऑब्जेक्ट किससे बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। और एटॉम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बैटरी में मान लो कि जो मटेरियल यूज किया गया है केमिकल रिएक्शन होने के लिए, वो जो भी मटेरियल होगा तो वो तो एटॉम रखता है, और एटॉम है मतलब इलेक्ट्रॉन्स उसमें भी है ना। तो ये है, तो हर एक चीज में एटॉम होता है। यदि हम लोग बात करें कि ये मार्कर, इसमें भी इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, एटॉम है या इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लेकिन हम बोलेंगे कि सर इसमें यदि हम वायर के रूप में यूज करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो फ्लो नहीं करता है, करंट फ्लो नहीं करता है, इसलिए क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन इसमें भी है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता। ठीक है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी होता है उसी में क्या होता है, करंट फ्लो करता है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है रेसिस्टिविटी। ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है व्हाट इज रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो वो नोट्स के तौर पे लिख देते हैं क्या है। तो अभी जो हम बताए, ध्यान देना, फोर्थ फैक्टर मटेरियल। तो मटेरियल यदि चेंज होगा तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, चेंज होगा, वेरी करेगा। ठीक है, इस कारण से कि मटेरियल में जो इंटरनल प्रॉपर्टी है, जिस कारण से मटेरियल टू मटेरियल रेसिस्टेंस डिफर करता है, उसी इंटरनल प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो इंटरनल प्रॉपर्टी है
कोई एक वायर के लिए वो फिक्स्ड है, मतलब कि सिल्वर का है तो उसका जो अपना रेसिस्टिविटी है वो फिक्स वैल्यू रखता है। यदि हम लोग बोलेंगे कि सिल्वर के बजाय कॉपर लिए तो कॉपर का सिल्वर से अलग रेसिस्टिविटी है, लेकिन हाँ कॉपर का फिर अपना एक अलग वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, तो ध्यान देना रेसिस्टिविटी को इस तरह से भी हम डिफाइन करते हैं। हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं कि रेसिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। ये द रेसिस्टेंस of the wire is directly proportional to length of the conductor and inversely proportional to area of cross section of the wire। ध्यान देना ये स्टेटमेंट आप ऑलरेडी समझ चुके हो कि रेसिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ का, एंड रेसिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दोनों को यदि हम लोग कंबाइन करेंगे इंप्लाइज दैट रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब देखो जब भी हम लोग प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो क्या करते हैं, इक्वल टू देते हैं, इक्वल टू का सिंबल देते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग देते हैं, चलो रेसिस्टेंस इक्वल टू, प्रोपोर्शन का साइन हटाए इक्वल टू का सिंबल दिए। लेकिन याद करना 9 में इस तरह का कई किए हुए याद करोगे, F प्रोपोर्शनल टू जिस तरह से आया हुआ था कि MA इस तरह का था, प्रोपोर्शन का साइन हटाए तो इक्वल टू आया, लेकिन डायरेक्ट इक्वल टू नहीं दे सकते, एक कांस्टेंट आप चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग को एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, प्रोपोर्शन का साइन हटाए इक्वल टू दिए, यहाँ पे भी एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट क्या है, रो। ध्यान देना ये रो, इसको हम लोग पढ़ते हैं रो। और ये जो कांस्टेंट है वो मटेरियल पर डिपेंड करता है, और मटेरियल पर डिपेंड करता है मतलब क्या, मटेरियल का इंटरनल प्रॉपर्टी, सिल्वर का ये जो कांस्टेंट है रो, या इसी को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी। सिल्वर के लिए जो ये वैल्यू रखता है सिल्वर का, कॉपर का कुछ अलग वैल्यू है ना। तो ध्यान दोगे प्रोपोर्शन का साइन हटाया इक्वल टू दिए, एक कांस्टेंट लगाया क्या, रो, और फिर इसी तरह से हम लोग लिखेंगे L by E। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे कि यहाँ पे रो क्या है, एक कांस्टेंट है, where rho is a constant of the wire। ध्यान देना of the wire, ये of the wire हम क्यों लिखे हुए, ये कांस्टेंट है लेकिन हर वायर के लिए कांस्टेंट नहीं है, हर वायर के लिए सेम वैल्यू नहीं है। द वायर मतलब जो वायर हम लिए हुए हैं, सिल्वर लिए हैं उसके लिए एक वैल्यू, कॉपर लेंगे तो उसके लिए भी एक अलग वैल्यू मिलेगा, लेकिन कॉपर के लिए चाहे कॉपर का वायर छोटा ले, बड़ा ले, मोटा ले, हमेशा वो वैल्यू सेम होगा। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है मटेरियल पे। ठीक है, तो क्या लिखे, वेयर रो इज ए कांस्टेंट ऑफ द वायर कॉल्ड रेसिस्टिविटी ऑफ द वायर, called resistivity of the wire। ठीक है, तो जब भी रेसिस्टिविटी पूछता है तो आप डेफिनेशन के तौर पर यही लिखोगे। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं मिल रहा है इट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी, लेकिन रेसिस्टिविटी का बेस्ट डेफिनेशन यही है। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यदि दिया जाए तो रेसिस्टेंस को एक अलग ढंग से भी डिफाइन किया गया है, ये भी बुक में देता है, समझो ये क्या है, और करके हम ये भी लिखा रहे हैं।
ये जो हमारे पास स्टेटमेंट आया रेसिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाय ए, यदि इफ ये एक्सप्रेशन ये फॉर्मूला लिखने के बाद आप यूज करो, इफ एल लेंथ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर 1 मीटर स्क्वायर, यदि हम L का वैल्यू 1 लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का भी वैल्यू 1 लेते हैं, तो क्या आएगा देखो तो 1 पुट करते हैं, यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो R का वैल्यू क्या आएगा, रो के बराबर। मतलब रेसिस्टिविटी किसके बराबर आ रहा है, रेसिस्टेंस के इक्वल आ रहा है। न्यूमेरिक वैल्यू मतलब उसका जो न्यूमेरिक वैल्यू है, नंबर वाला जो वैल्यू है, तो रेसिस्टिविटी जो है वो रेसिस्टेंस के इक्वल होता है। किस केस में, जब वायर का लेंथ हो 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो 1 मीटर स्क्वायर। तो हम बोलेंगे रेसिस्टिविटी of the wire is equal to resistance of the wire, resistance of the wire having length 1 meter and ऊपर में लिख दे रहे हैं 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर है ना। ये डेफिनेशन है आपका कि रेसिस्टिविटी जो है वो रेसिस्टेंस के इक्वल होगा कब, जब वायर का लेंथ हो 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो 1 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे और एक चीज आपको ध्यान देना है, रेसिस्टिविटी मीटर क्यों है, चलो इसको हम डेराइव कर देंगे, लेकिन यहाँ पे बस लिख दे रहे हैं कि रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या है, ठीक है, ये लास्ट में लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, रेसिस्टिविटी का यूनिट बताते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए सर। क्या देना, मतलब रेसिस्टिविटी क्या है, इंटरनल प्रॉपर्टी है वायर का, यह एक कांस्टेंट है, एक फिक्स वैल्यू रखता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो सिल्वर का एक अपना एक रेसिस्टिविटी है, कॉपर का एक अलग रेसिस्टिविटी है, एल्युमिनियम का अलग रेसिस्टिविटी है, सो ठीक है। अब रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या, ओम मीटर, कहां से आया है, चलो देखते हैं, डेराइव करते हैं। रेसिस्टिविटी जब लिखे तो उसी के जस्ट नीचे हम लोग लिखेंगे क्या, द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर, सिंबल इस तरह से ओम का सिंबल दिए एंड मीटर, ठीक है। देखो क्यों है ऐसा, यूनिट ऑफ रो लिखते हैं, एक टॉपिक देते हैं, यूनिट ऑफ रो, ठीक है। हमारे पास एक फॉर्मूला आया था, ध्यान देना, R इक्वल टू रो एल बाय ए, ठीक है। ये फॉर्मूला से रिलेटेड कई क्वेश्चन आपको पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कुछ डिस्कस कर ले यार, या नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो देखोगे यहाँ पे यदि हम लोग रो का वैल्यू ले, मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, रो एल बाय इक्वल टू आर इंटू ए,
तो रो इक्वल टू क्या होगा, आर ए बाय एल। मतलब यूनिट के बाद रेसिस्टेंस के लिए डिनोट किया गया। तो रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। ए एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। एल लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। इसलिए मीटर यहाँ से कटा, मीटर इसका मतलब मीटर इंटू मीटर है, यहाँ से कटा। तो फाइनल वैल्यू आपके पास क्या आता है, ओम मीटर, है ना। तो यूनिट आपका क्या आ रहा है, ओम मीटर। इसलिए लिखते हैं क्या, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी मतलब रो क्या आ रहा है आपके पास, ओम मीटर। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ही पूछेगा, ये सब डेराइव वगैरह करने का देगा नहीं, ऑब्जेक्टिव ही पूछेगा ओम मीटर, यही ध्यान में रखना है। बाय द वे भूल गए तो आप यहाँ से आप खुद से क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन निकाल सकते हो, है ना। ठीक है। तो ध्यान देना, एनसीईआरटी बुक जब आप निकालते हो या कोई भी हेल्पिंग बुक में भी एक टेबल आपको दिया हुआ मिलेगा, ठीक है। वो टेबल में रेसिस्टिविटी का वैल्यू दिया है, सिल्वर के लिए, कॉपर के लिए, एल्युमिनियम के लिए, ठीक है। तो एक हम वैल्यू लिख रहे हैं, वैल्यू रटने का जरूरत नहीं है, कभी पूछता नहीं है, लेकिन वैल्यू किस ढंग का है ये बता रहा है। आपके पास मिलेगा कि सिल्वर जो यहाँ पे लिखा होगा सिल्वर, सिल्वर का रेसिस्टिविटी क्या है, तो सिल्वर का रेसिस्टिविटी देखने को मिलेगा 1.6 into 10⁻⁻8 ओम मीटर, इस तरह। ठीक है। इसी तरह से आप देखोगे कि कॉपर का कुछ ऐसा ही कुछ वैल्यू है ना, एल्युमिनियम का कुछ ऐसा ही वैल्यू, ठीक है। तो इस ढंग का, इस तरह का वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। 10⁻⁸ आपको जो दिख रहा है, इसका मतलब क्या, बहुत छोटा वैल्यू है। आप डिवाइड करोगे 10⁸ से, मतलब एक लेके 8 zeros से डिवाइड करोगे, है ना। तो रेसिस्टिविटी का वैल्यू इसी तरह से दिया हुआ मिलेगा आपको। एनसीईआरटी बुक यदि है या फिर दूसरा भी बुक है तो आप एक टेबल देख सकते हो। क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपका क्या देता है, किस ढंग का देता है, देखोगे आपको मेंशन कर देगा कि एक वायर है, मान लो कि कॉपर वायर है, कॉपर वायर का बोल देगा कि रेसिस्टिविटी कितना है, गिवन है, मान लो कि यही दे देगा। उसका लेंथ, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे देगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या बोलेगा कि जो वायर है उस वायर का रेडियस है, कुछ दे दिया 1 मिलीमीटर, ठीक है। रेडियस कितना है, 1 मिलीमीटर, और रेसिस्टेंस भी दे दिया कि 10 ओम है वायर का, तो बोलेगा कि लेंथ ऑफ द वायर निकालो। मतलब ये तीनों फैक्टर दे दिया है और आपको निकालने क्या दिया है, एल, लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है। तो किन्हीं के पास अभी जस्ट एनसीईआरटी बुक है, देखो तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 आप पढ़ोगे, वो हम क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं। यदि है तो फटाक से निकाल के क्वेश्चन एक बार पढ़ोगे, नहीं है तो हम ऐसे ही बता दे रहे हैं। हो सकता है न्यूमेरिक वैल्यू थोड़ा डिफर कर सकता है। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये मिटाने वाले। ठीक है, मिटा रहे इसको। या ध्यान देना, एक क्वेश्चन पर हम ये करते हैं, सपोज ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, फाइनल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन इस ढंग का दे देता है कि एक वायर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और लेंथ जो है सपोज 2L, फिर मान लो कि एक में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3A है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और लेंथ जो है वो क्या है, L। फिर
मान लो इसमें 3L है लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A/2, ठीक है। और क्वेश्चन ये दे देगा, मान लो कि ये वायर 1 है, ये वायर 2 है और ये वायर 3। क्वेश्चन में पूछ देता है विच वायर हैज मैक्सिमम रेसिस्टेंस। यदि ऐसा क्वेश्चन दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग वायर्स have which of the following wires has maximum resistance। तो देखोगे फर्स्ट केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में जब आएंगे इसका रेसिस्टेंस का चलो R1 बोल लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या यूज हो रहा है, चलो फॉर्मूला एक बार लिख देता है, R = ρL/A, फॉर्मूला यूज। फर्स्ट केस में हम लोग बोलेंगे R1 का वैल्यू क्या होगा। हाँ, ये भी आपके पास मेंशन किया हुआ रहेगा कि तीनों सेम मटेरियल का है। सेम मटेरियल मतलब मान लो कि कॉपर वायर है तो तीनों कॉपर है, ठीक है। तो R1 के लिए हम लोग बोलेंगे रो सेम वायर है तो तीनों का सेम रेसिस्टेंस है, सेम लिख देते हैं यहाँ पे, सेम रो मतलब सेम रेसिस्टिविटी। तो रो फर्स्ट वाले के लिए लेंथ कितना है 2 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ना ρL/A है और 2 को क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं, या इसी को हम इधर लिख लेते हैं 2 × ρL/A, ठीक है। सेकेंड वायर के लिए हम लोग बात करते हैं R2, बोलेंगे रो L के जगह पे इसका लेंथ कितना है L ही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 3A। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं ρL/A है और 3 को हम बाहर लिखे तो इस तरह से लिखेंगे 1/3, ताकि हम कंपेयर कर सकें अच्छे से। R3 थर्ड वायर का रेसिस्टेंस कितना है, तो बोलेंगे रो L के जगह पे क्या लेंगे हम लोग 3L और लेंथ हमको कितना लेना है, देखो सॉरी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना लेना है A/2, ठीक है। तो देखो ये 2 तो ऊपर जाएगा, A/2 है, 2 क्या होगा ऊपर चला जाएगा मतलब मल्टीप्लाई होगा, 3 2 कितना होगा 6 यदि हम लोग बाहर रखें तो क्या दिख रहा है, देखो ρL/A। मतलब हम कंपेयर करने के लिए देख रहे हैं इन ब्रैकेट तीनों में तो सेम है ρL/A और इसका डबल है 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे 1/3 से मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई, मतलब किसका रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा है थर्ड वायर का। और यदि कुछ कम रेसिस्टेंस कितना है इसका, तो बोलेंगे सेकंड वायर। क्यों, कोई पर्टिकुलर वैल्यू का या 6 टाइम्स है, पर्टिकुलर वैल्यू का या ट्वाइस है, तो पर्टिकुलर वैल्यू का 1/3 है, वैल्यू को 1/3 आप कर रहे हो, तो सबसे कम ये है और सबसे ज्यादा क्या है, थर्ड वायर का रेसिस्टेंस क्या है सबसे ज्यादा है। तो लास्ट में आप लिख दोगे थर्ड वायर हैज मैक्सिमम रेसिस्टेंस, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट कर लो, इसमें एक क्वेश्चन हम होमवर्क देने वाले हैं, सिमिलर क्वेश्चन एक होमवर्क देने वाले हैं, इसलिए स्क्रीनशॉट लो, हम क्वेश्चन देने वाले हैं। सर ले लिए, ठीक है, हम मिटा दें, ठीक है, ऊपर हम मिटाते हैं और 1 या 2 क्वेश्चन हम दे रहे हैं होमवर्क, बिल्कुल इसी फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। If a wire is stretched to double
its length. Find the percentage increase or decrease, percentage increase or decrease of the resistance of the wire. क्वेश्चन ऐसा है कि एक वायर है, इसको स्ट्रेच करके खींच के, मान लो कि मेल्ट करने के बाद खींच के इसका लंबाई को डबल कर दो। यदि लेंथ को डबल कर देते हैं तो उसका रेसिस्टेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, बस ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन